और आसन प्राणायाम हमें किस ध्यान से, किस विधि से, किस तरीके से करना है, और तब हम योग का असली उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में हमारे दादाजी ने भी एक बार अभी बताया था, और सभी योगाचार्य इसी प्रकार की बात करते हैं, और हम लोग भी उसी लाइन में हैं। परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि इतने सालों से सब कुछ करते रहने के बावजूद भी सबके पास समस्या है। मैंने अभी देखा, और कुछ महिलाओं के बीच में भी मैं गई थी अपनी कार्यशाला में भी, तो वहां पे भी जो बहनें योगाचार है, मतलब जो योग करवा रही हैं, सहयोग शिक्षण उन्होंने लिया हुआ है और वो योग करवा रही है, उनकी योग क्लास चलती है, परंतु फिर भी उनकी योग क्लास में भी और उनके स्वयं में भी, उनको स्वयं में भी परेशानियां वही हैं जिन परेशानियों को दूर करने के लिए हम योग कर रहे हैं। या महाराज जी ने इतनी बड़ी विधा जो बताई है, जिसको जागृति लाए हैं, विधा तो बहुत पुरानी है पर जिसकी जागृति वो लाए हैं, तो उसका असली फायदा सबको नहीं मिल रहा है। सबको अर्थात जो कर रहे हैं बहुत ध्यान से, वो तो फायदा भी हो रहा है, उनको बीमारियां, सालों सालों पुरानी बीमारियां ठीक हो रही हैं, किंतु जो उसकी बारीकी को नहीं समझ रहे हैं, उनके पास वो समस्याएं हैं। और कई बार ये भी होता है, मैंने देखा है, और मतलब मेरे पास मेरा वो अनुभव है कि कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको की बहुत सारी समस्या, और फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के ज्यादातर समस्याएं जोड़ों की होती है। स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मतलब ये समस्याएं ज्यादा है लोगों के पास में, क्योंकि लाइफस्टाइल गड़बड़ है उसीलिए। और पाचन संबंधी भयंकर है, पाचन संबंधी समस्या। और जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पेशली उनको बोल देते हैं कि आप किसी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको किसी प्रकार का योग नहीं करना। बहुत से तो, बहुत, मैं ये सबके लिए नहीं कहूंगी, बहुत से चिकित्सक इसके महत्व को मानने लगे हैं और वो कहते भी है, किंतु कई चिकित्सक, हमें पेशेंट खुद ही आके बताता है कि मुझे, हमें डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया बैठने के लिए, मना किया किसी प्रकार के मूवमेंट के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो मतलब ये हुआ कि इन सब, जब हम कोई भी काम करें उसको ध्यान से ना करें, उनको उसको समय से ना करें और उसको सही विधि से ना करें, तब हमें उसको लाभ की बजाय उससे हमें हानि होती है। तो अपन तो इतना योगा, हर परिवार के हम सारे सदस्य प्रतिदिन योग कर रहे हैं, 4 साल से 5 साल से सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारे पास समस्या है। तो अब क्यों? क्योंकि हमें जिस शरीर से हम योग कर रहे हैं, जिस शरीर का हम उपयोग कर रहे हैं और जिसको स्वस्थ रखना है, हम उसी के बारे में नहीं जानते हैं तरीके से, उसी का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसा वो कार्य करता है, हमारा शरीर, हमारा विचार, हमारा मन मस्तिष्क कैसे कार्य कर रहा है, वो नहीं सही रूप से नहीं जान पा रहे हैं। यही कारण है कि हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारा पास सब चीज आती है, सारे विचार आते हैं। और यही कारण था कि मेरा बहुत आरंभ से इस बात के लिए मैं थोड़ा जोर देती थी कि जब हम योग कर रहे हैं तो हमें कम से कम बेसिक जानकारी, मोटी मोटी जानकारी हमारे शरीर के बारे में होना चाहिए कि कैसे हमारा शरीर बना है और कैसे वो काम करता है, और सबसे मुख्य जो है वो हमारा मस्तिष्क, कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है। तो ये कारण से ही ये विचार था, और थोड़ा मैंने आग्रह किया था कि हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। इतना पूरा तो नहीं ले सकता हर व्यक्ति, इतना डिटेल में, क्योंकि जैसे शरीर इतना गूढ़ है, इतनी गूढ़ रचना है, जैसे कि मैंने बोला कि इतनी बड़ी केमिस्ट्री, इतनी बड़ी फिजिक्स की लैब है वहां पर अंदर, इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस है, इतना बड़ा पंप हाउस है, और इतनी बारीक बातें हैं हमारे नर्वस सिस्टम में और ब्रेन में, कि जब तक उसको थोड़ा मोटे रूप में भी समझेंगे तो फिर हम उस तरफ ध्यान लगाएंगे और हम योग उस तरीके से करेंगे। मैंने बहुत बोल लिया, चूंकि वही संदर्भ चल रहा था, मुनीलाल भाई साहब की 2 बातें मैंने अभी सुनी, मैं बीच में तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उठ गई थी, और अर्चना जी की भी बातें सुनी। अर्चना जी से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, वो मेरे यहाँ वहाँ आकृति गार्डन में मैं पहले क्लास लेती थी, और मैं इधर आ गई उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने थोड़ा ऑन पेमेंट
क्लास लेने लगी हैं वो हमारे वहाँ पे कॉलोनी में। तो अच्छा वो एमडी वगैरह हैं और बहुत सारा बारीक नॉलेज है, तो मुझे विचार आया कि मैं उनको इधर जोड़ूं। चलिए वो बात तो है। पुनः मैं सबसे पहले प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद में आज मैंने सोचा कि थोड़ा जो जो बताऊंगी अभी बाद में। ओ अब आप फिर से ध्यान लगा लीजिए, फिर से ध्यान से आ जाइएगा, है ना। प्राणायाम कर लीजिए एक बार और ध्यान लगा लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं। कान का इतना जो महत्व हमारा बताया है, वो कान बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अवयव है हमारे शरीर के। कमर सीधी करके भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त परमात्मा पर उस असीम शक्ति को प्रणाम और सूर्य देवता को प्रणाम। आप सबको प्रणाम, आप सबके अंदर विद्यमान उस शक्ति को प्रणाम, जिस शक्ति के कारण, जिस एनर्जी के कारण, जिस ऊर्जा के कारण हम सुबह 5 बजे से उठ के और सारे कार्य करते हैं। तो आज थोड़ा सा मैंने, देखिए ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इतना विस्तारित विषय है कि फिर कहीं भी एक बात शुरू करें तो कहीं भटक जाते हैं। भटक इन द सेंस कि एक बात बताते हैं तो दूसरी बात ध्यान में आ जाती है। तो मैंने सोचा कि हम जो ब्रेन 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 मस्तिष्क की बातें कर रहे हैं प्रतिदिन, और मस्तिष्क से ही हमको ध्यान लगाना है, वहीं से हमारा जो ध्यान और प्राणायाम और सबका जो कार्य पूर्ण होता है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा मोटी मोटी बातें कि वो कैसे काम करता है मस्तिष्क हमारा, उस विषय में अपन बताएंगे और उसकी जानकारी ले लेंगे। तो जैसे कल मोटे रूप में बताया था कि पूरे हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है मतलब पूरी जो हमारे अस्थियों की रचना है, पूरी हड्डियों की रचना है, मस्तिष्क से लगा के, सिर से लगा के पैर तक, वो सारे अपने अपने उद्देश्य पूरे करती हैं। हर हड्डी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर मसल्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर कार्टिलेज अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जितने भी जोड़ हैं, आप खुद समझते हैं कि अगर एक भी जॉइंट हमारा, छोटा से दूर मत जाइए, छोटी सी एक उंगली का भी अगर जरा जॉइंट, अगर में उसमें कुछ चोट लग जाए या उसमें जरा सी भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो सारा ध्यान वहीं रहता है, सारा काम अटक जाते हैं, क्योंकि हम हाथ से कोई काम नहीं कर सकते। अब क्यों? क्योंकि जो यहाँ पूरे शरीर में हृदय से सारी रक्त धमनियां जाती हैं जो स्किन तक, आखिरी स्किन के त्वचा के आखिरी छोर तक पहुंचती हैं। आर्टरीज, शुद्ध रक्त धमनियां, और साथ में वेन्स यानी शिराएं। तो इन सब का पूरा जाल हमारे त्वचा के आखिरी छोर तक, उंगलियों के आखिरी छोर तक, पैर में, हाथ में, अलग अलग कान में, नाक में, सब जगह है। और इसी कारण है कि सूक्ष्म व्यायाम को हम ज्यादा महत्व देते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि वहां पर जो मूवमेंट नहीं अगर होता है तो वहां तक ये रक्त संचालन, मतलब रक्त परिवहन, सर्कुलेशन प्लस ऑक्सीजन का लेवल वहां तक नहीं पहुंचता है। अब वहीं तक नाड़ियां भी पहुंची हुई हैं, और नाड़ियों का संबंध कहाँ से? ब्रेन से है। ब्रेन के दो भाग है नाड़ियां जो है, नर्व जो है। कौन सी नर्व? नर्व जो हम बात करते हैं प्राणायाम के समय की 72,000 नाड़ियां, वो 72,000 नाड़ियां तो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देती हैं। जो विजिबल नाड़ियां हैं, जो वो भी माइक्रोस्कोपिक है, वो नॉट हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती। माइक्रोस्कोपिक जो नाड़ियां है शरीर में, वो है 670, सॉरी 690, इतनी वो नाड़ियां है जो पूरे शरीर में फैली हुई है और दो भागों में बटी हुई है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब मुख्य नाड़ी संस्थान और उसके साथ में पैराफेरिक साइड का नाड़ी संस्थान। तो मुख्य नाड़ी संस्थान किसमें है? हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। मस्तिष्क में, मस्तिष्क के भी 3 भाग है। किसी समय किसी दिन फिर मस्तिष्क की एनाटॉमी अपन अलग से डिटेल्स सीखेंगे, अभी मोटी मोटी बातें बता रहे हैं कि मस्तिष्क से जो नाड़ियां निकलती है तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अपनी रीढ़ की हड्डी में
सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। यहाँ से नाड़ी निकल के जो हमारी ये है, सॉरी, रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बीच में जो एक पोला पोर्शन होता है, पोला भाग होता है, उसके अंदर वो जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो वहां पर सुषुम्ना का प्रभाव वहां होता है अपनी रीढ़ की हड्डी में। वहां से फिर बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, वो जो रचना है कशेरु का है, जितनी भी वर्टिब्रास जो है, उसके बीच में कार्टिलेज है, और उसके बीच में से निकल के सारे तरफ सब फैल जाती है। उसके साथ में दूसरा नर्वस सिस्टम पैराफेरी मतलब सेकंड जो नर्वस जो पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, उसमें भी दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो उसमें आज्ञावाहक नाड़ी और संदेशवाहक नाड़ी, ये वाली दो प्रकार की नाड़ियां होती हैं। तो जो संदेशवाहक नाड़ियां होती हैं और आज्ञावाहक, उन सबके सिरे हमारे शरीर की त्वचा के आखिरी छोर तक सब दूर रहते हैं। तो जब हमारे ब्रेन में, दिमाग में कोई विचार आया कोई काम करने का, तब वो जो संदेशवाहक नाड़ियां हैं वो संदेश वहां पर पहुंचाती है, मस्तिष्क में पहुंचाती है कि भाई ये काम करना है, हमको कुछ चीज उठाने का इच्छा हुई, या कहिए कि हमको आसन, हम प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो हमें हाथ फैलाने की इच्छा हुई, हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है, कोहनी हिलाना है, हमें साइड में हाथ हिलाना है, हमें पैर मोड़ना है, जो भी एक्शन करना है, उसका पहले संदेश जाता है हमारे मस्तिष्क में। वहां से जो फिर ब्रेन सोचता है कि ये काम करना या नहीं करना, आपका ये अंग वो काम करने के लायक है या नहीं। इमीडिएट, बहुत क्षणिक ये सारे काम होते हैं, इतने क्षणिक होते हैं, सेकंड्स के भी कई पार्ट में डिवाइड होके वो काम होता है, और फिर वहां से आज्ञा जाती है कि ठीक है ये काम आप करो। तो ये जो सारा हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायरिंग है एक तरह से पूरा, कि वो वायरिंग यहाँ से संदेश लाती है और फिर वहां से आज्ञा आती है। अब ये सारी मोटी मोटी, ये जो सारी इतनी बारीक रचना और इतने बारीक काम जो है वो फिजियोलॉजी है, और रचना जो है वो एनाटॉमी है। और जब इनमें बिगाड़ आता है तब होता है, तब आती है पैथोलॉजी। तो अब जब तक हमें नॉर्मल नहीं पता है तो तब तक हम पैथोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बीमारी क्यों होती है, कैसे हो जाती है, क्या कारण है, जब तक हम उस कारण को नहीं जानेंगे तब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे, और तब तक हम बीमारी को ठीक भी नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि भाई ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो उससे भी ऊपर है, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब नलिका के सहित ग्रंथियां, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी नलिका विहीन ग्रंथियां, उसमें नलिकाएं नहीं होती और वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो ये वाली नलिका वाली जो ग्रंथियां हैं, वो नलिकाओं के द्वारा पाचक रस और दूसरे सारे प्रकार के रस प्रोड्यूस करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस। तो ब्रेन से भी ऊपर, यानी ब्रेन अपने आप में नाड़ियां जो काम करती है वो किनके आज्ञा से करती हैं या किनके प्रभाव से करती हैं, वो करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जूस के प्रभाव से, यानी हार्मोन से। आपने इतनी बार सुन चुके हो हमेशा से कि ब्रेन में पीनियल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, और हाइपोथैलेमस है, ये सारे ब्रेन में है। और यहाँ ये जो ग्रंथियां हैं, जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उसके द्वारा सारा दूसरे काम होते हैं। ये आप कई बार हम योग में सुनते हैं और सुन चुके हैं। तो ये जो ग्रंथियां हैं, ये जब तक वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, इनमें अगर गड़बड़ी होती है तो फिर हमारा ब्रेन भी काम नहीं करता, फिर वो नर्वस सिस्टम भी काम नहीं करती। यानी नर्वस सिस्टम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे भी ऊपर है ये ग्रंथियों का काम। और ये ग्रंथियों, और जब हम योग में जाते हैं या योग की भाषा में जब बात करते हैं, जब चक्रों की बात करते हैं, या जब 72,000 नाड़ियों की बात करते हैं, वो उनसे भी ऊपर है और वो इनविजिबल है। वो विजिबल हो चुकी है हमारे महान वैज्ञानिकों को, हमारे ऋषि मुनियों को, जो उस योग और समाधि की अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, धारणा ध्यान और समाधि की अवस्था में जब पहुंच गए हुए हैं, तब उनको उन सारी बातों का अनुभव होता है। वो इनविजिबल कैसे है कि हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखेंगी, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई, उनका केवल अनुभव होता है वो चमत्कारिक रूप में,
यौगिक रूप में वो होती हैं और वो तब समझ में आती, परंतु उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जो हम बात करते हैं ईला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, दीज आर इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देती, परंतु इनका प्रभाव सुषुम्ना इन सब पर, सब पे होता है। मतलब पहले उनका प्रभाव होता है, चक्रों से जो बात होती है उनका प्रभाव होता है, उसके बाद में फिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इसका, और उसके बाद में ब्रेन काम करता है, और फिर फिजियोलॉजी सारी काम करती है, सारी संस्थाएं काम करती है, हार्ट, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ब्रेन, सारी बातें। तो अब मोटी मैं केवल आज अपन केवल ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। इसका संदर्भ तो ये मैंने बताया कि जैसे क्या इनका महत्व है। आजकल आप लोग सुन रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, और साथ में जब लाइफस्टाइल डिजीजेस के साथ में, लाइफस्टाइल डिजीजेस में कहाँ फर्क पड़ता है, हमारी हड्डियों के, हमारे स्केलेटल सिस्टम, हमारी पाचन संस्था, ये लाइफस्टाइल बिगाड़ रही है। और साथ में ब्रेन, जो कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, जो सात्विक और नकारात्मक, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव विचार जो हमारा ब्रेन करता है, वही उसके बाद में वो लाइफस्टाइल बिगाड़ता है। और फिर वो लाइफस्टाइल बिगड़ने में कौन कौन सम्मिलित है, हमारी पाचन संस्था मुख्य रूप से सम्मिलित है, हमारा ब्रेन मुख्य रूप से सम्मिलित है, और उसका प्रभाव पड़ता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर, उसका प्रभाव पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो ये सारे एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि जब तक हम इन सबको सम्मिलित रूप में नहीं हम ध्यान देंगे, इनकी सम्मिलित रूप में हमको नॉलेज नहीं होगा, हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम योग की उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने को इस बात को मोटे मोटे रूप में जान लेना है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है, हार्मोन क्या होता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो बहुत माइन्यूट, बहुत मिनिमम होता है, मतलब ये बहुत कम मात्रा में निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलता, और वो डायरेक्ट ब्लड में डल जाता है, डायरेक्ट ब्लड में आ जाता है। फिर वो तो सबसे पहले ऊपर जो है मस्तिष्क में है, वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस यानी एक मस्तिष्क का एक पार्ट है, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे वाला जो भाग है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, उसमें है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद साथ में पीनियल ग्लैंड, वो ये सारी ग्लैंड्स इतनी छोटी है, मटर के दाने के समान, उससे भी छोटी, उससे भी बारीक, बहुत छोटी छोटी होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, उसके बाद में हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, वो मास्टर ग्लैंड है, वो उसको पहले आज्ञा देता है कि भाई आप ये जो भी भावनाएं आ गई, जो भी मन में विचार आ गया, अच्छा आया, बुरा आया, या किसी प्रकार का काम करने को जो सब विचार आते हैं, तो वो पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस है वहां से आज्ञा जाती है नाड़ी के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है वो फिर हार्मोन प्रोड्यूस करती है। वहां से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट प्रभाव डालता है हाइपो आपका थायराइड ग्लैंड पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस में जो दोनों है, फिर उसके बाद थायराइड, उसके बाद पैराथायराइड, थायराइड जो यहाँ गले में आ गई, पैराथायराइड थायराइड उसके पीछे होती है, जो 4 होती है संख्या में, थायराइड 1 होती है संख्या में, पैराथायराइड संख्या में 4 होती है। उसके साथ में थाइमस जो स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम यानी ये जो हड्डी है जहां से जिससे ये जुड़ी होती है आपकी श्वास नलिका और अन्न नलिका जो रहती है, वहां पर ये थाइमस नाम की एक ग्रंथि होती है। उसके बाद नीचे होती है 2 एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड यानी जो किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्लैंड हार्ट रेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल के जैसे वो काम करती है। एड्रिनल ग्लैंड ये भी 2 होती है जो किडनी के ऊपर होती है। उसके बाद पेनक्रियाज जो स्टमक के पीछे होता है, और पेनक्रियाज दोनों प्रकार का है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। वो नलिका के साथ भी जूस देता है और एंडोक्राइन का भी काम करता है, दोनों प्रकार के काम करता है। उसके बाद फिर 2 होती हैं ओवरी, जो कि फीमेल में होती हैं। वो अंडाशय या ओवरी का ये पूरी रचना है, वहां पर एनाटॉमी पूरी है, तो उसमें फेलोपियन ट्यूब के पास में वो दोनों ओवरी होती है, जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो ओवम बनाती हैं ओवरीज। और जो सारी बीमारियां आजकल जो हमारी महिलाओं को या हमारी बेटियों को, स्पेशली यंग गर्ल्स को ये बीमारियां बहुत हो रही है, पीसीओडी की,
पीसीओडी की समस्या जो कि ओवरी में होती है, क्योंकि वहां पर ये स्ट्रेस के कारण वहां छोटी छोटी ग्रंथियां बन जाती है। तो ये ओवरी भी दो होती है फीमेल में, उसके बाद दो होते हैं टेस्टिस जो मेल ऑर्गन है। ओवरी फीमेल ऑर्गन है और टेस्टिस मेल ऑर्गन है, और ये दोनों ऑर्गन ये दोनों जो ग्लैंड, दोनों प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम करती है, मतलब प्रजनन संस्थान का काम करती है। तो इस प्रकार ये जो अच्छा जो आपका ओवरी है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और टेस्टिस जो मेल हार्मोन, जो मेल ग्रंथियां हैं, वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब हम कहेंगे कि भाई ये ऊपर ये पीनियल ग्रंथि ये मेलाटोनिन भी निकालती है, वो भी निकालती है, तो और बाकी पर सारी ग्रंथियां जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ऊपर से नीचे तक सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और उन सब की मास्टर है पीनियल ग्लैंड, मास्टर है वो। उसका जब हार्मोन प्रोड्यूस जब निकलेगा तब उसका प्रभाव थायराइड पर पड़ता है, थायराइड का प्रभाव पड़ता है पेनक्रियास पर, उनका प्रभाव पड़ता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर, सॉरी आपका ओवरी पर और टेस्टिस पर। इसीलिए पीसीओडी की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या मेल ऑर्गन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या कहा जाता है उसके लिए कि जो है कि डायबिटीज, बहुत डायबिटीज कॉमन है, और हमारे व्यवहारिक परिवार में भी हमारे यहाँ डायबिटीज की बातें बहुत होती है, सबको समस्या है। तो क्या कह रहे हैं कि पेनक्रियास से, वहां से इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो पेनक्रियास से निकलता है। तो ये कि भाई पेनक्रियास को ठीक करो, पेनक्रियास को ठीक करो, बट पेनक्रियास का भी मास्टर है पीनियल, मतलब हमारा पीनियल ग्लैंड यानी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। जब यहाँ पर स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस वाले हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, तब वो जाके पेनक्रियास को डिस्टर्ब करेंगे, और तब पेनक्रियास इंसुलिन निकालना बंद कर देगा ड्यू टू स्ट्रेस, थायराइड। और फिर यानी कहने का मतलब ये सारी ग्रंथियां अपना अपना, ऐसा नहीं कि कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है तो वो इसकी बीमारी पैदा करे, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। इसलिए ब्रेन को, हमारे ध्यान को, हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ रखना, साफ रखना, ध्यान से रखना और पॉजिटिव रखना, ये बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात टेंशन फ्री रखना, स्ट्रेस फ्री रखना। कोई भी बात को लेके हम जब सोचने लगते हैं इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो हार्मोन जो हमारे सकारात्मक जो निकलना चाहिए, जो सारी ग्रंथियों पर असर डालेगा, वो ना निकल के स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। और यही कारण है कि सारी बीमारियां हैं हार्ट से संबंधित, बीपी, डायबिटीज, पेट की, पाचन, सब कुछ इससे संबंधित है। उसके बाद आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो जो सब प्रकार के रस देती है पूरे बॉडी में, और वो नलिकाओं के साथ में, नलिका के द्वारा ब्लड में मिला देती है। वो कौन कौन सी चालू होती है यहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां हमारे मुंह के आसपास होती हैं, हमारे दोनों जबड़ों में होती है। इसमें अमाइलेज नाम का पाचक रस देती है वो। अब ये अमाइलेज पाचक रस क्या करता है? यहीं से हमारा भोजन को पचाने का काम करने लगता है। और वो भी भोजन को पचाने का काम कौन सा वाला पार्ट करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। और कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? सारे अनाजों में, शक्कर में, इस सब में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो वहां कार्बोहाइड्रेट हमारा मुंह से ही पचना आरंभ हो जाता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 6 होती है संख्या में, 3 इधर और 3 इधर, और वो अमाइलेज नाम का पाचक रस देती है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाली ग्रंथियां। ये पसीने वाली ग्रंथियां क्या होती है? इनका क्या काम है? टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है स्वेट ग्लैंड। जब जैसी प्रकृति है मनुष्य की, वात पित्त कफ, जैसा वातावरण है, जैसा मौसम है, उसके लिए शरीर को क्या आवश्यक है, कितना पसीना देना आवश्यक है, कितना पसीना नहीं निकालना है, वो पसीना जो है वो स्वेट ग्रंथियां। और ये कहाँ फैली हुई है? ये हजारों की संख्या में पूरे शरीर में फैली हुई है। ये कोई गिनती नहीं है, 1 या 2 4 ऐसी नहीं है, जैसे बाकी दूसरी ग्लैंड्स की गिनती है, किंतु इनकी कोई गिनती नहीं है। और सीबेशियस नाम से स्वेट ग्रंथियां जो है, सीबेशियस नाम का एक पूरे बॉडी पे एक प्रकार का ऑयल निकालती है। ये सीबेशियस ग्लैंड जो है,
जस्ट स्किन के नीचे होती है, त्वचा के नीचे होती है। और ये सीबम नाम का, सीबेसियस नाम का एक ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी त्वचा में नमी बनी रहती है। और सभी जगह और भी जहां पे भी नमी की आवश्यकता है वहां पर वो ऑयली होता है ना, सबकी डिफरेंट है, वहां पे भी सबकी स्किन डिफरेंट होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की नॉर्मल होती है। तो वो सीबेसियस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड के कारण होता है। उसके बाद फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट आती है मेमोरी ग्लैंड्स। ये मेमोरी ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब नलिका वाली ग्लैंड है। ये केवल फीमेल में होती हैं, जो मिल्क सीक्रेशन का काम करते हैं, मतलब दूध बनाने का काम करती हैं जब प्रेगनेंसी है और जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद में ये मेमोरी ग्लैंड काम करती है। परंतु इनका वैसे एक्शन कब से चालू होता था, जब से कि मिनार्की, मतलब जब से महिलाओं का, बालिकाओं की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती तब से मेमोरी ग्लैंड काम करना चालू कर देती हैं। परंतु पूर्ण रूप से एक्टिव होती है वो जब लैक्टेशन होता है, जब प्रेगनेंसी रहती है तब। उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स भी दो होती हैं, फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू बनाने वाली ग्रंथियां, ये भी दो होती है संख्या में, दोनों आंखों में इस तरफ अंदर की तरफ। ये क्या करती हैं, आंखों को नमी देने का काम करती है लैक्रिमल ग्लैंड्स। और साथ में जो हमारी पूरी आंख की रचना बहुत नाजुक है, आंख और कान की रचना बहुत नाजुक है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो वहां पर लुब्रिकेशन देने का काम ये लैक्रिमल आंसू हमारी आंखों में हमेशा बने रहते हैं ताकि वो नमी बनी रहे। उसके बाद आ जाता है पेनक्रियाज का नंबर, ऊपर भी आ गया। और पेनक्रियाज यहाँ भी है, क्योंकि पेनक्रियाज में दो प्रकार के वो होती है, वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। उसका एक पार्ट एंडोक्राइन काम करता है, एक पार्ट एक्सोक्राइन काम करता है, और वो गैस्ट्रिक जूस निकालता है। तो पेनक्रियाज जो है गैस्ट्रिक जूस निकाल के नलिकाओं के माध्यम से स्टमक में डाल देता है, पेट में डाल देता है, जिस समय पाचन हो रहा है उस समय। और वो भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, शक्कर को पचाने का काम करता है। फिर आ, है बहुत बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की, दैट इज लिवर। वायु पित्त पित्त बनाने का काम लिवर करता है। लिवर तो इतनी बड़ी ग्रंथि है और वो दिखाई देती है, और वो नलिकाओं के द्वारा पित्त बना के गॉल ब्लैडर के माध्यम से पित्त को स्टमक में डालता है जब पाचन होता है तब। तो अब इस प्रकार से, और फिर वायु क्या करता है, वो फैट को पचाता है। यहाँ से जो पेनक्रियास से और स्टमक में और भी हमारे ये निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं, जो अलग अलग तत्वों को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, अलग अलग तत्वों को पचाने के लिए अलग अलग प्रकार के पाचक रस निकलते हैं। तो ये सारी ग्रंथियों का काम। अच्छा, उसके बाद बचता है आपका लिवर, हो गया सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। और पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी है ग्रंथि हमारे शरीर की, ये एक्सोक्राइन है और वो एंडोक्राइन है। उसके बाद फिर दो इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं, प्रोस्टेट मेल ऑर्गन में होती है, ये एक है, प्रोस्टेट भी एक होती है, लिवर भी एक होता है, पेनक्रियाज भी एक होता है। लैक्रिमल ग्लैंड सभी आंसू बनाने वाली दो होती हैं, मेमोरी ग्लैंड दो होती हैं, सीबेशियस ग्लैंड असंख्य होती है, स्वेट ग्लैंड असंख्य होती है, और सलाइवरी ग्लैंड 6 होती हैं। ऐसे इनकी संख्या निश्चित है। अब प्रोस्टेट जो है मेल ग्रंथि है, वो बहुत बड़ी, वो भी बड़ी होती है और 3 भागों में रहती है, सेंट्रल पार्ट, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इनका काम है फ्लूइड्स, इनका जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो सीमन कहलाता है, और सीमन जो कि स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। तो स्पर्म बनाने का काम ये सीमन जो है वो स्पर्म बनाने का काम, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आपका टेस्टिस में स्पर्म बनाने का काम करती है, और इधर फीमेल में ओवरी जो है वो ओवम बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार ये जो सारी ग्रंथियां हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मिल के सारे शरीर की फिजियोलॉजी चलाती है। और सबको ऑर्डर कौन देता है, ब्रेन, और उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये सब किससे कंट्रोल होती हैं, हमारी जैविक गणना के अनुसार, यानी प्रकृति के अनुशासन के अनुसार उनसे ये नियंत्रित होती हैं। सूर्य की रोशनी ही है जो हमारे शरीर के अंदर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और उसके साथ प्राणवायु, जैसे बात होती है हमेशा प्राणायाम करते समय कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं
उसमें तो ऑक्सीजन है। कई लोगों का प्रश्न होता है जो उस बात पर नहीं समझते कि प्राणायाम करने की क्या आवश्यकता है। आपको लगता होगा कि ऐसे प्रश्न नहीं होते, परंतु ऐसे प्रश्न होते हैं हमारे साथ में। कई लोग बोलते हैं कि ये प्राणायाम 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 करते रहते हो, क्यों करना है? दिन भर तो हम ऑक्सीजन, दिन भर तो हम सांस ले रहे हैं, हम दिन भर प्राण नहीं तत्व ले रहे, हम केवल ऑक्सीजन ले रहे, और हम नहीं ले रहे, वो तो ऑटोमेटिक आ रही है। वो हमारी जो अंदर की जो सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो हमारा ब्रेन है, और हमारी जो ऊर्जा, जो आत्मा, हमारा जो प्राण हमको जो मिला है, वो वो अपना काम करते रहता है। श्वसन संस्थान अपना काम करते रहती है, वो अनैच्छिक है, वो हमारी इच्छा से नहीं चलती, वो अपनी इच्छा से चलती है। तो वो ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम तो चलता रहता है 24 घंटे। किंतु प्राणायाम इसलिए करना है क्योंकि इस वातावरण में वो जो प्राण तत्व है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो हमारी एक ऊर्जा के रूप में रहता है, और जो हमारे शरीर में भी ऊर्जा के रूप में है, वो प्राण बोलते हैं ना, प्राण निकल गए अब तो कुछ बचा नहीं। तो वो प्राण को हमें आयाम करना है, मतलब प्राण को हमें खींचना है, हमें उसे आकर्षित करना है, इसलिए ध्यान से प्राणायाम करना है। तब हमारी ये जो सारी ग्रंथियां है, उस प्राण के कारण, उस प्राणिक ऊर्जा के कारण, उस प्राणिक ऊर्जा के द्वारा ये सारी ग्रंथियां काम करती हैं। प्राणिक ऊर्जा प्लस सूर्य देवता की ऊर्जा, उनका प्रकाश, उनके प्रभाव से हमारी सारी इंटरनल ग्लैंड्स, और इंटरनल ग्लैंड्स के बाद में सारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम, सारे प्रकार की जितने भी प्रकार की सिस्टम बॉडी में चल रही है वो, और फिर उसके साथ में हमारे सारे जो काम होते हैं। तो इतनी बड़ी चेन है, उस चेन में अगर जरा भी बीच में कहीं पे भी कट हो जाता है, कहीं भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब करने का काम हम स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे आहार की गड़बड़ी से, हमारे विचार की गड़बड़ी से, हमारी रहन सहन की प्रक्रिया की गड़बड़ी से। इसलिए कहा जाता है कि अपनी प्रकृति के अनुसार और वातावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अपनी दिनचर्या, अर्थात आचार, आहार, विहार, आचार, विचार, इन सबको रखें, तब हम स्वस्थ रहेंगे। और जीवन का उद्देश्य ही स्वस्थ रहना है। इस मानव शरीर से जो 84 लाख योनियों के बाद में हमें जो मिला है, उसको स्वस्थ रख के, उसके साथ इस मस्तिष्क को स्वस्थ रख के, और हमें सारे क्रियाकलाप करना है। और जो भी कुछ ये जीवन चक्र चल रहा है, जो दुनिया का, जो संसार का चक्र चल रहा है, उसमें हमें एक गिलहरी के समान सहयोग करना है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बड़े बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है, गुरुजनों का साथ मिला है, और उसके कारण हमारा ध्यान, हमारा मन मस्तिष्क और हमारा शरीर भी उन कामों में लगा है। तो अब जो काम हम कर रहे हैं, जिस शरीर से कर रहे हैं, जिस मस्तिष्क से कर रहे हैं, जिस दिमाग से कर रहे हैं, जिन विचारों से कर रहे हैं, उसके बारे में हम अच्छी पूरी जानकारी लें, ताकि हम स्वस्थ रह सके, सही रूप से रह सके और अपना उद्देश्य पूरा कर सके। गायत्री मंत्र जो है ना, जो उसके 24 अक्षर, जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसके 24 अक्षर इन 24 ग्रंथियों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। उस मंत्र ऊर्जा से ये ग्रंथियां एक्टिवेट होती हैं, ये ग्रंथियां सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जागृत होती हैं, और सारे सकारात्मक हार्मोन्स, सारी सकारात्मक ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए ये ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती हैं जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और स्पेशली गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारी इन 24 जो सारी ग्रंथियों की बात करी, इन ग्रंथियों को एक्टिवेट करती हैं। उसके साथ महामृत्युंजय का मंत्र जो है, वो हमारे ब्रेन को उस तरीके से आज्ञा देता है कि सारे शरीर को स्वस्थ रखना है। तो वो वाले हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय में या मृत्युदायक कष्ट हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं, स्वयं करें या करवाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो करवाने से क्या फायदा होता है, मंत्र को जाप बिठा दिया, वो तो वहां बैठ गया, उससे क्या फायदा है? बहुत फायदा होता है, क्योंकि उस वातावरण में वो मंत्र की ऊर्जा फैल जाती है जो इनविजिबल है।
हमारा शरीर ऊर्जाओं से ही काम कर रहा है, बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं है। और 3 प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर में है। आत्मिक ऊर्जा जो कि इनविजिबल है और जो उसको बुद्धि नहीं है। उसके बाद मानसिक, हमारा मन, हमारी आत्मा, और फिर उसके बाद हमारा शरीर। तो शरीर तो है यंत्र, मशीन, मन उसका मास्टर, और आत्मा जो है वो उसको चलाने वाली शक्ति है। फिर कौन सी शक्ति आती है? बीमारी का जो कारण, विषय 2 दिन से चल रहा है कि बीमारियों के कारण, परंतु उस बीमारियों के कारण बताने के पहले ये सारी बातों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी था, इसलिए मैंने इन बातों की चर्चा की। तो बीमारी कैसे होती है? हमारी वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, यानी वो दिखाई नहीं देती, उसके बाद उस जीवनी शक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है डिजीज फोर्स, बीमारी वाली शक्ति, शत्रु शक्ति, वो प्रभाव डालती है, वो भी दिखाई नहीं देती। बीमारी, डिजीज फोर्स भी दिखाई नहीं देती। उनको दोनों को, उसको जब वो बीमारी वाली शक्ति मतलब डिजीज डिजीज पावर जब हमारी वाइटल फोर्स को अटैक करती है, तो वाइटल फोर्स पहले उससे लड़ती है। हमारी अंदर की जो ऊर्जा है वो उससे पहले लड़ने की कोशिश करती है। किंतु यदि वो कमजोर है और ये डिजीज फोर्स अगर मजबूत है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो उसको हरा देती है और वाइटल फोर्स चुप हो जाती है, वो हार जाती है। और हार जाती है तब क्या करती है? क्योंकि उसको मालूम है कि भाई मैं यहाँ पे हूं, तो मुझे इस शरीर को, इस मन, इस यंत्र को, ये तो यंत्र है, हमारा शरीर यंत्र है, यानी ये जो दोनों शक्तियां हैं, उस शक्ति को का प्रभाव कौन दिखाता है? हमारा ये शरीर। तो वो जो वाइटल फोर्स है वो लक्षण देती है। कैसे लक्षण देती है? जिस अंग में तकलीफ आई है, जिस अंग के ऊपर डिजीज फोर्स ने, बीमारी वाली शक्ति ने प्रभाव डाला है, उस अंग के ऊपर वो लक्षण दे देती है कि हाथ दुख रहा है, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, या और कोई जॉइंट, कोई भी जोड़ दर्द कर रहा है। किसी भी प्रकार की बीमारियों का जो लक्षण है वो आता है, वाइटल फोर्स देती है उस लक्षण को। अब लक्षण आया तो हम समझते हैं कि बीमारी हो गई, पर लक्षण बीमारी नहीं है, वहां पे कारण क्या है वो ढूंढना पड़ता है। फिर वो लक्षणों के अनुसार हमें क्या करना है, क्या करते हैं कि औषधि ले लेते हैं। औषधि की भी शक्ति है, मेडिसिनल पावर है। प्रकृति ने हमें जन्म दिया, साथ में डिजीज भी दी, बीमारियां भी दी है, दुख और सुख दोनों दिए हैं। तो इसमें डिजीज भी है, बीमारी भी आएगी, परंतु उस बीमारियों को ठीक करने के लिए पूरा वेजिटेबल दुनिया दे दी है, पूरा वनस्पति दुनिया दे दी है कि उन सब पौधों में इतनी औषधीय तत्व भरे हुए हैं कि उनको हम तौर तरीके से उनको औषधि रूप में जब लेते हैं तो ये बीमारी वाले लक्षणों को दूर करते हैं। तो वहां ये 3 प्रकार की शक्तियां जो आपस में लड़ती हैं, वाइटल फोर्स, उसके बाद डिजीज फोर्स, उसके बाद मेडिसिनल फोर्स, यानी औषधीय शक्ति। अब औषधीय शक्ति जब शरीर के अंदर दी जाती है वो पावरफुल होती है, उसको पावरफुल बना के देना पड़ता है। आप लोग सब जानते हैं, एलोपैथिक में भी है तो इतने मिलीग्राम की मेडिसिन, उतने मिलीग्राम की मेडिसिन, 5 की, 10 की, 15 की, 20 की, 50 की, 100 की, धीरे धीरे उसकी संख्या, उसकी काउंटिंग बढ़ते जाती है। उसी प्रकार से होम्योपैथी में भी 30 पावर, 60 पावर, 6 पावर, 30 पावर, 100 पावर, 200 पावर, 1M, 10M, CM, मिलियन, यहाँ तक की पावर जाती है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी आसव, अरिष्ट बनते हैं, उनकी भी शक्ति होती है। और इस प्रकार से औषधीय तत्वों को, वेजिटेबल के औषधीय तत्वों को शक्तिकृत करके और उसको शक्तिशाली बना के बीमारी किस शक्ति की है, बीमारी किस लेवल की है, उस लेवल से उन औषधियों को दिया जाता है, जो पैथी कोई भी हो, तब ये शक्तिशाली है तो उस डिजीज फोर्स के ऊपर कंट्रोल करती है, उस डिजीज फोर्स के ऊपर प्रहार करती है और वो डिजीज फोर्स को खत्म करती है। क्योंकि कैसे खत्म कर सकती है? ये उससे पावरफुल है। जो शक्तिशाली होगा वो अपने से कमजोर को दूर कर देगा, उसको खत्म कर देती है और वहां पर वाइटल फोर्स फ्री हो जाती है।
वाइटल फोर्स फ्री हो गई तो हमारे जो सारे लक्षण दिख रहे हैं वो लक्षण खत्म हो जाते हैं और हम बीमारी से छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में बीमारी आती है और इस प्रकार से हम औषधि और शक्ति से बीमारी को दूर कर सकते हैं। अब क्या होता है, बात आती है कि नेचुरोपैथी या योग हम कर ही रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के हमारे वैद्य, हमारे योगा परिवार में भी सब बहुत हैं प्राकृतिक चिकित्सक। हमारे दादाजी बहुत अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक जुड़ गए हैं और भी कई लोग, आप लोग भी सब हमारे योगा हरि परिवार के जो नियमित सदस्य हैं, जो 5 साल से और 10 साल से सब महाराज जी से जुड़े हुए, सब प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सब जानते हैं, इसलिए उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कैसे काम कर लेती है। तो सबसे पहले हम चले जाएं, हम सिस्टम से चलती हूँ ताकि उस बात को समझ में आएगी। एलोपैथिक, सबसे पहले हम एलोपैथी पे जाते हैं कि एलोपैथिक सिस्टम जो है वो इस औषधि शक्ति को किस प्रकार से देते हैं, क्रूड फॉर्म में देते हैं। क्रूड फॉर्म में ज्यादा मात्रा में देते हैं, माइन्यूट नहीं होती, और पावर जरूर रहता है 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, इस प्रकार से। परंतु वो ये औषधि शक्ति एलोपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं, ये जाकर प्रभाव डालती हैं और जैसे बताया कि अंदर जो हमारे जो वाइटल फोर्स है, वो वाइटल फोर्स के जो तत्व होते हैं, जिसके कारण जो ब्लड में जो कण होते हैं और जो हमारे प्रोटेक्टिव रक्त में जो प्रोटेक्टिव फिनोमेना होता है, उसको ये पैरालाइज कर दे। जो नर्वस सिस्टम है, जहाँ अभी नाड़ी संस्थान, जो अपन सब नाड़ी संस्थान तो नहीं पढ़ा, अभी तो हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं, तो वो जो नाड़ियां हैं, जो नर्व्स हैं, उनको पैरालाइज कर देती है, क्योंकि मस्तिष्क की बात आपने समझ गए कि हमारा सारा सेंसेशन, आज्ञा आती है, आज्ञा जाती है, संदेश आता है, जाता है, वो सब कहाँ से होता है, ब्रेन से। तो जो नर्व आ रही है उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है एलोपैथिक मेडिसिन से, और हम बीमारी से दूर हो जाते हैं, परंतु कारण दूर नहीं होता बीमारी का। इसलिए एलोपैथिक मेडिसिन हमको जिंदगी भर लेते रहना पड़ता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, जो भी बीमारियां हो, उन सब के लिए हमको जिंदगी भर तक ये सब लेते रहना पड़ता है। होम्योपैथिक मेडिसिन सूक्ष्म रूप में काम करती हैं, समानता के वो अपोजिट काम करती हैं। डायरिया है तो कॉन्स्टिपेशन वाली मेडिसिन दे देंगे एलोपैथिक सिस्टम में, दर्द है तो दर्द को दबाने वाली मेडिसिन दे देंगे एलोपैथिक सिस्टम में। सिस्टम का सिद्धांत है, कोई डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर अपना जिसने जो पढ़ा है वो उसके अनुसार काम करेगा, उनकी कहीं भी गलती नहीं है। और होम्योपैथी में क्या होता है, समानता के आधार पर मेडिसिन दी जाती है। आयुर्वेदिक में भी 8 प्रकार से चिकित्सा होती है। होम्योपैथी में समानता के आधार पर कैसे होती है, अगर डायरिया है, डिसेंट्री है, तो मतलब मल पतला हो गया, डायरिया के रूप में निकल रहा है मल, तो उसी प्रकार की औषधि के तत्व, जो औषधि पदार्थ डायरिया प्रोड्यूस करता है, जिस औषधि को लेने से डायरिया होता है, उस औषधि को दी जाती है। किस रूप में, पावरफुल रूप में, अधिक शक्ति के रूप में। अगर थोड़ा है तो वहां पर शक्ति ज्यादा बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक सिद्धांत ये है कि समान से ही समान चिकित्सा होती है। दो दो असमान शक्तियां एक साथ रह सकती है, एक कमजोर है, एक बहुत वो है, गुंडा बदमाश है, और एक बेचारा कोई सीधा साधा लड़का है। ये दोनों एक रूम में रह आएंगे, वो सीधा साधा चुपचाप दब के रह जाएगा और वो गुंडा बदमाश उसको हमेशा दबाता रहेगा। परंतु दोनों बदमाश अगर मिल गए एक साथ, वो एक साथ नहीं रह सकते। जो उसमें स्ट्रॉन्गर होगा, जो उसमें मजबूत होगा, लड़ भिड़ के उसको मार पीट के बाहर निकाल देगा। ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है, हमारे व्यवहारिक रूप में भी आता है और प्रकृति ने ये सिद्धांत बनाया हुआ। तो ये जो होम्योपैथी का सिद्धांत है, होम्योपैथी जो मेडिसिन ठीक होती है, ये प्राकृतिक रूप से काम करती है। तो इसलिए जो जड़ है, रोगों की जड़ दूर होती है, कारण दूर हो जाता है, क्योंकि वो जड़ से बीमारी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में होता है, वहां पर भी 8 प्रकार से चिकित्सा होती है। वो बहुत डिटेल विषय है, अभी नहीं वहां नहीं जाएंगे, परंतु वो भी से। अब सबसे मुख्य बात, प्राकृतिक चिकित्सा और हमारा योग। तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और 5 तत्वों, ये पांचों से ही, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, इन 5 तत्वों से चिकित्सा होती है। तो वो भी संपूर्ण शरीर को इकाई मान के होती है।
होम्योपैथी भी संपूर्ण शरीर को इकाई मान के, आयुर्वेदिक भी संपूर्ण शरीर को इकाई मान के, प्राकृतिक चिकित्सा संपूर्ण शरीर को इकाई मान के, और योग सबसे ऊपर है। संपूर्ण शरीर को इकाई मानने के साथ साथ ब्रेन से, हमारी उन ग्रंथियों से, उन चक्रों से जो इनविजिबल है, उन नाड़ियों से जो इनविजिबल है, वहां पर जाके काम करती है। इसलिए रोग जो है हमारा जड़ से दूर होता है। तो रोगों के आने का कारण और रोगों के दूर होने का तरीका इस प्रकार से बनेगा। जब हम इस सिस्टम को समझेंगे तभी हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकेंगे, और तभी हम रोगों से बच सकेंगे। कि रोगों से बचना कैसे है? बचना है अपने उस वाइटल फोर्स को, अपनी उस इम्यून सिस्टम को, अपने उस अंदर के चिकित्सक को मजबूत रखना है। जब वो मजबूत रहेगा तो कितनी भी डिजीज पावर आए, कितनी भी समस्या आए, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, कैसी भी समस्या हो, उसको हम दूर करने के लिए अंदर से शक्तिशाली होते हैं। हमारे पास वो विचार होते हैं। समस्या तो इसके पास नहीं है, समस्या सबके पास है। जीवन लेके आए हैं, दुख भी है, सुख भी है, समस्या को लेकर ही आए हैं। समस्या से निकल कैसे जाना, वो हमें सीखना है। और वो हम योग से सीखते हैं, वो हम प्राणायाम से सीखते हैं, वो हम ध्यान से सीखते हैं, धारणा से सीखते हैं। तो वो हम कार्य कर रहे हैं, परंतु उसकी बारीकी अगर हम समझ जाएंगे तो उसमें हम सफलता ले लेंगे। बहुत बहुत इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अभी 10 मिनट 15 मिनट बचे हैं। अब मैं आगे अपना मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर किसी के प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या फिर हमारे ग्रुप में बहुत से चिकित्सक जुड़े हैं, वैद्य जुड़े हैं, वो लोग कुछ भी अपनी बात बता सकते हैं, वो कुछ भी अपने विचार दे सकते हैं और जोड़ सकते हैं। और कहीं मैं गलत भी हूँ उसे भी आप मुझे काट सकते हैं, क्योंकि मैं कोई बड़ी भारी वो नहीं हूँ कि मैं अपने आप को परफेक्ट समझूं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे वैद्य और ऐसे चिकित्सक हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार की नॉलेज है, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, वो सब बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुसुम कुसुम दीदी। आज अपने हमारे शरीर की रचना, शरीर के जो भी अंग अवयव है, जो हमारे शरीर के अष्टचक्र, पंच प्राण, पंचकोश और किस तरह से काम करते हैं, और इससे हमारे योग पर से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम स्वस्थ होते हैं, इस पर आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया। अब हैंड राइज है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी भाई साहब बोले, कुछ आप प्रश्न कर रहे हैं? जी ओम, सदन को नमन। आज की चर्चा बहुत ही गहनतम, सूक्ष्मतम, क्या कहें कि हमको आपने इतना ज्ञान दिया है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा प्रश्न है होम्योपैथी से संबंधित। ये जो हम कहते हैं पोटेंसी, 6 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, ये जो है एक तरफ हम देखते हैं कि एलोपैथी जो है उसके बिल्कुल ही विपरीत काम है होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है ये हमारे रोगों को जड़ से खत्म करता है। तो ऐसे हम लोगों के लिए ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती है जो हम अपने घर रख करके उनका उपयोग कर सकते हैं और वो उनका उनसे कोई हानि ना हो? जी हो। जी भाई साहब, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, और इसके उत्तर में भी अगर देखा जाए तो मैं एक दिन आधे घंटे का समय लूंगी, ताकि मैं उस चीज को आपको समझा सकूं कि किस प्रकार से वो मेडिसिन काम करती हैं और किस प्रकार और कौन कौन सी हमें रखना है। देखिए, अभी तो इस समय मैं वैसे चाहे तो कुछ मेडिसिन के नाम पर अभी नहीं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेडिसिन रखना है हमें घर में, हम रख सकते हैं कुछ ऐसे इमरजेंसी मेडिसिन जो आप आसानी से ले सकते हैं, उसका कुछ नुकसान नहीं होता। परंतु उसमें भी कुछ सिद्धांत हैं, उसमें भी कुछ नॉलेज होना जरूरी है कि
कैसा रोग है और किस प्रकार के लक्षण हैं, उस अनुसार वो मेडिसिन ली जाती है। उसमें भी व्यक्तित्व के अनुसार, पर्सनालिटी के अनुसार, रोग के कारण के अनुसार। असली बात क्या होता है, कारण ढूंढना है। होम्योपैथी में या आयुर्वेद में हम सबसे पहले कारण ढूंढते हैं, और कारण के अनुसार जब मेडिसिन दी जाती है तो वो जादू असर करती है। सिंगल मेडिसिन 1 घंटे, चमत्कारिक असर, होम्योपैथी में चमत्कारिक असर होते हैं। आपको मैंने बहुत पहले जब मैं जुड़ी थी, जब आपने युगार परिवार से मेरा आपका संबंध हुआ था, तब मैंने होम्योपैथी, मैंने अपनी हिस्ट्री बताई थी आपको कि मैं कैसे होम्योपैथ बन गई। मेरी 5 साल पुरानी बीमारी 1 महीने में केवल और केवल 3 पुड़िया से ठीक हो गई थी। और मुझे एलोपैथिक डॉक्टर ने सजेशन दिया था कि आपका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है, आप होम्योपैथिक में चले जाइए। और मैं होम्योपैथी में गई, और केवल जो मेरे गुरु आज जो भी थे, सीनियर, बहुत सीनियर मोस्ट थे। एक्सपीरियंस होना बहुत आवश्यक है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में क्या, किसी भी चिकित्सा पद्धति में अनुभव होना बहुत आवश्यक है। नए नए हम केवल किताबी ज्ञान ले लेते हैं और किताबी ज्ञान लेके ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं, उससे हमें फायदा नहीं मिलता, और यही कारण है कि पैथी के लिए बदनामी होती है। तो वो जो है, उससे केवल और केवल 3 पुड़िया मुझे दी गई थी, और उसमें मेरी 5 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई थी। और वही कारण है कि प्रभु प्रकृति ने जो कष्ट देता है तो शायद कुछ अच्छे के लिए ही देता है। ऐसा सुना है हमने बड़ों के मुंह से कि कुछ कष्ट आता है तो वो कुछ भलाई के लिए आता है। तो वो कष्ट मेरे पास आया था, उसके कारण मैं होम्योपैथिक चिकित्सक बन गई, और प्रभु की महान कृपा है कि उस माध्यम से तो मैं आपका जो प्रश्न है उसके लिए मैं आपको बता दूंगी, परंतु उसके पीछे, उसके पहले थोड़ी सी उसका बेसिक्स बता देंगे, ताकि उन दवाइयों का आप सही रूप से प्रयोग कर सके। वैसे जी मोटे ओम, जी मोटे ओम, जी मैं ओम, बताऊं, जी ओम। कैलेंडुला आर्निका, कैंथेरिस, रस्टाक्स, रूटा, जी जी जेलसीमियम, जी। नोटलमनोल, ये सारी मेडिसिन हैं जो आप घर में रख वो सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी अब घर में कौन कौन सी मेडिसिन रखना है। जी 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 जी, वो निश्चित रूप से आप 1 घंटे का समय ले लें उसके लिए कभी भी। और हम सारे योगाहारियों को अर्ध चिकित्सक तो आप बना ही दें। जी ओम। जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न मेरे आदरणीय मेराज भाई साहब द्वारा, और समाधान आगे होगा ये निश्चित है। और मैं आगे अगला सवाल आदरणीय बड़े सिंह आर्य जी, जी आप आमंत्रित है। सदन को कोटि कोटि नमन। दीदी, पहले तो आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दे तो सभी के पास आपका नंबर उपलब्ध हो जाएगा। और मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो मंत्र द्वारा जाप करवाना है, वो जाप करवाने के लिए शिवालय मंदिर में करवाने से ज्यादा लाभ मिलेगा या अपने घर में करवाने से ज्यादा लाभ मिलेगा? और शिव आ, वो जाप करवाने के देखिए समय क्या क्या सामग्री अपन को आवश्यकता पड़ेगी? देखिए जाप जो है, जो मंत्र की ऊर्जा है, वो हमारे, अगर घर में हमारा रोगी है, मरीज अगर घर में है, तो उसके आसपास या उसके पास में वो मंत्र जाप करने से वो ऊर्जा का फैलाव होता है, उस मंत्र शक्ति का, उससे प्रभाव पड़ता है। अब यदि संभव नहीं है तो मंदिर में भी करवाने से, परंतु साथ में जो हमारा परिचर्या करने वाले हैं, अगर मरीज बहुत ज्यादा बीमार हैं, अगर वो इस अवस्था में है कि वो स्वयं कुछ थोड़ा बहुत अपना मंत्र जाप कर सके, लेटे लेटे भी, बैठे बैठे भी, जैसे भी स्थिति में अगर कुछ हो, और या उसके जो परिचर्या करने वाले, मतलब जो घर के मेंबर्स हैं, वो भी पूरे समय नहीं, परंतु कुछ समय वो ध्यान लगाकर, वो ध्यान लगना जरूरी है। शांति से बैठकर सारी तरफ से मतलब ध्यान हटा के उसी प्रकार की ऊर्जा, उसी प्रकार के भाव भेजे मंत्रों के साथ में उस व्यक्ति के ऊपर, उस रोगी के ऊपर, तो उसका प्रभाव पड़ता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप मंदिर में भी करवा सकते हैं, उसका प्रभाव उस लेवल पे होगा। घर में करवाएंगे तो उस लेवल पे होगा, और स्वयं करेंगे तो सबसे ज्यादा होगा।
ये है। बाकी सामग्री क्या लगनी है तो भैया ये तो ऐसा है कि जो पंडित जी जब करवाते हैं तो वो पूरा सारी व्यवस्था करवाते हैं, नवग्रह का भी स्थापना होती है, उसका कलश की भी स्थापना, बहुत कुछ हो। वो लंबी तो वो तो वही लोग बताएंगे कि क्योंकि बहुत सारी सामग्री, मैं अभी 2 मिनट में इतनी सामग्री की पूरी चर्चा बताना संभव नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई है तो आप उस तरीके से उनसे, पंडित से या जैसे भी आप बात कर सकते हो। प्रभाव तो पड़ता है। अब इसके पीछे भी ना बहुत बड़ी बात है, ये भी कर्म थ्योरी पहुंच जाती है। मंत्र जाप करते समय एक तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम सीधा बोला जाता है, एक ओम जूम ओम स ओम भुव ओम ऐसे भी बोला जाता है। तो बीज सहित करना उचित रहता है कि सीधे सीधे करना उचित रहता है? वो ओम लगा के ही बोला जाता है, और साथ में बहुत आवश्यक है सही उच्चारण। हमारे मतलब जो अपने सब लोग हैं, मंत्रों का उच्चारण सही होना जरूरी है, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर मंत्रों का उच्चारण सही नहीं होगा तो प्रभावहीन होता है वो मंत्र। इसलिए, और उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जो कई गुरु लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि भाई आप इनके सानिध्य में ही मंत्र बोले या किसी को मंत्र बताए नहीं, ऐसा जो बहुत सारी बातें हैं। तो उसका कारण वही है कि मंत्रों का उच्चारण सही होना बहुत आवश्यक है, और वो इसलिए पंडितों से करवाते हैं ताकि वो लोग सही उच्चारण कर सके। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आगे सदन में किसी का कोई प्रश्न है या फिर अपना बात रखना चाहते हैं तो साधारण से हैंड राइज करें। ओम दीदी, मेरा एक प्रश्न है। ओम कुसुम दीदी। जी जी बोलिए। मेरा एक प्रश्न है। हम शिविर में ओंकार का उच्चारण लेते हैं, तो वो ओंकार का उच्चारण अ उ म ऐसा लेना है या ऐसा लेना है? इसके 3 अक्षर हैं ओम में, अ उ म। ये तीनों हमारे शरीर के अंदर की तीनों प्रणालियों को कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए, परंतु वो इतना क्लियर कट बोलने का नहीं होता है। इस प्रकार से म ही बोलना होता है, वो तीनों को लेना होता है, वो सही उच्चारण है जितनी मुझे जानकारी है। क्षमा करें, बहुत और भी अनुभवी योगाचार्य हमारे परिवार में हैं, अपने योगार परिवार में, और बहुत और भी शिक्षा ली है। तो हो सकता है उनसे भी उस बात का उत्तर मिलेगा। मुझे जितनी जानकारी है कि इन तीनों को लेना चाहिए, उ म, परंतु इतना क्लियर नहीं होता है वो। और उसके भी अलग अलग ओम बोलने के भी कई तरीके हैं। मतलब छोटा म छोटा बोलना, म लंबा बोलना, फिर म छोटा बोलना, लंबा बोलना, अलग अलग तरीकों से उसको किया जाता है। वो भी रोगानुसार होता है, उसका भी पूरा विधान है अलग। तो ये तो और भी हमारे अनुभवी होंगे योगाचार्य हमारे परिवार में, तो उसका जवाब वो और अच्छी तरीके से दे सकेंगे। मेरी जानकारी में इतनी है कि तीनों को बोलना चाहिए इस प्रकार से। बिल्कुल कुसुम दीदी, सुंदर। क्योंकि धन्यवाद धन्यवाद। मेरी शंका का निवारण अच्छी तरह हुआ है। ओम। जो 3 शब्द आपने बताए हैं वो उसमें अपने आप आ जाते हैं ओम करके। तो जैसा भी अपने दीदी नमस्कार। जी अशोक पटेल जी। हेलो। हाँ जी दीदी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नमस्कार। प्रश्न ये है कि आप डॉक्टरी में आप विज्ञान को मानती हो मेन चीज के ज्योतिष और विज्ञान में क्या फर्क है? विज्ञान क्या है बताइए पहले, विज्ञान किसको बोल रहे हो आप? सब चीज विज्ञान है।
जो नहीं, आप जो बोल रहे हैं जी अशोक भैया, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। विज्ञान की पहले परिभाषा समझना पड़ेगी। और ज्योतिष भी विज्ञान है, चिकित्सा भी विज्ञान है, वास्तु भी विज्ञान है। ये जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी कला है, जितना भी ज्ञान है, वो सब विज्ञान है और साथ में वो कला है। तो ज्ञान विज्ञान जो हम बोलते हैं, तो हर विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान है और विज्ञान है मतलब सही है। योग विज्ञान है मतलब सही है। चिकित्सा विज्ञान है मतलब सही है। होम्योपैथिक विज्ञान है मतलब सही है। विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान एक शब्द है और ये सब उसमें आते हैं। और ज्योतिष ये विद्या, मेरा कहना का मतलब है, ये दिन भर जो जी टीवी में बताते हैं, जो ज्योतिष आते हैं हाँ और ये कुंडली वगैरह, ये इन पे उस पे ये प्रवचन देते हैं, इसमें अपने स्वामी रामदेव जी महाराज तो इनको नहीं मानते हैं कि ये दिन भर आदमी को बहलाते हैं या गुमराह हाँ करते हैं, कोई रत्न पेरो, कोई ये करो वो करो। तो ये क्या क्या सिस्टम चल रहा है? ये क्या प्रमाणिक है कि अंदाज से चल रहा जी है? मान लो ये इतने ज्योतिष थे तो इतना कोविड आया या इतना ऐसा कुछ हुआ, तो इनको जी किसी ने कोई आभास हुआ या किसी ने कुछ किया, कुछ बताया क्या? जी बिल्कुल मेरा सही। प्रश्न है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है। जैसे मैंने बोला कि जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी कला है, जितने भी ज्ञान है, वो विज्ञान है और रिसर्च है। विज्ञान उसी को कहते हैं कि जो अनुसंधान करने के बाद जो रिजल्ट मिला है। हमारे आयुर्वेद में अनुसंधान चल रहे हैं, योग में अनुसंधान चल रहे हैं, सब में तो विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की टाइटल या विज्ञान का उसी को मिलता है, विज्ञान का श्रेय उसी को दिया जाता है जो अनुसंधान के बाद में जिसका रिजल्ट मिला हो, और जो एक बार नहीं कई बार अनुसंधान कर करके उसका जो रिजल्ट मिला है और वो ऑथेंटिक है, मतलब वो सही है, तब उसको विज्ञान कहा जाता है। तो जो व्यवस्थित है, जो अनुसंधान करने के बाद में जो व्यवस्थित है, वो विज्ञान है। तो ज्योतिष भी विज्ञान सही है, चिकित्सा का विज्ञान भी सही है। अब उस विज्ञान को आप, बहुत मोटी भाषा में मैं समझा रही हूँ, सब पढ़ाई करते हैं। कोई भी एक विषय की पढ़ाई सब लोग करते हैं। कोई उसमें मास्टर हो जाता है, कोई, किसी को उसमें 100% मार्क्स मिलते हैं, किसी को 90% मिलते हैं, किसी को 60%, और कोई फेल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस विषय का ज्ञान सही नहीं लिया है उसने। और जब कोई विषय का ज्ञान सही, ऑथेंटिक नहीं होता है, तो वो गलत तरीके से उसको व्यवहार में लाता है। चिकित्सा में योग, अब जैसे बात अपनी वो योग की चल रही है ना, जैसे अब योग में आज भी उन्होंने बताया ना, अर्चना जी ने, कि तरीका सही होना चाहिए। तरीका कई सब कई होगा जब हमारा उसमें प्रॉपर ज्ञान होगा। उसको हम आधे अधकचूरे ज्ञान से हम उसको पूरा नहीं कर लेंगे, तो वो फिर गलत हो जाता है। और गलती वही होती है कि जब उस विज्ञान को या उस ज्ञान को पूरा ना लेकर गलत तरीके से उसका उपयोग करना चालू कर देते, तो उसके रिजल्ट नहीं मिलते। उसका रिजल्ट जब नहीं मिलता तो उसके ऊपर से विश्वास हटने लगता है, और जब विश्वास हटने लगता है तो फिर बात ये हो जाती है कि ये तो सब गलत है। रत्न ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, वास्तु ज्ञान, जितने भी ये हमारे यहाँ की शास्त्रों में दी हुई बातें हैं, सब वैज्ञानिक है, सब सही है। उसको उपयोग करने वाले गलत हैं, उसको व्यवहार में लाने वाले अध कचरा ज्ञान लेके करने लगते हैं। इसलिए उसका, उस विधा का गलत उपयोग होने के कारण उसके लिए गलत धारणाएं बन जाती हैं। ये बात है। और फिर जैसे महाराज जी बोलते हैं, वो भी अपनी जगह में एक एक जगह पे सही है। वो केवल हम इन ऊपरी बातों में चले जाएंगे और उस गहराई में नहीं जाएंगे। अपने आप हमारे अंदर सब कुछ है, सारे रत्न है, सारा ज्ञान है, सारा विज्ञान है, सारे शरीर के अंदर है। उसके ऊपर जब तक नहीं जाएंगे तब तक सही नहीं हो पाएंगे। परंतु यूट्यूब पे और वो जो होती, वो व्यवसाय के हिसाब से करने लगे हैं ना, तो जो व्यवसायिक बन जाती है, जब कोई भी विधा व्यवसायिक रूप ले लेती है, तब फिर वो गलत होने लगती है। ये कारण है। तो व्यवसाय जहां बन गया, उस विधा का
अनुपयोग, उस विधा का मतलब सत्यानाश हो गया, ये समझ लीजिए आप। तो व्यवसाय नहीं बनाना है, चिकित्सा भी व्यवसाय व्यवसाय बन तो गया चल है। रहा है, व्यवसाय तो चल रहा है, व्यवसाय के ऊपर ही तो पूरी दुनिया दौड़ रही है। जी 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 जी, बिल्कुल सही भाई कह ये रहे हो ना। पूरी जो दुनिया है व्यवसाय के व्यवसाय बनाई है ना, उस विद्या को उन्होंने पेट भरने का उपार्जन का साधन बनाया है। हाँ, तब पेट उसमें भरने का कुछ साधन जो बना। जिसमें जिसको ज्यादा लाभ हो वो चीज पे आदमी करके और चल रहा है काम पूरा। तो तो भैया ये वही वही तो मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, वही तो मानसिक स्वस्थता चाहिए, वही तो हमारा सोरा सिफिलिस साइकोसिस आ जाता है हमारे होम्योपैथी में, जो कैंसर, ये क्यों है, ये कैंसर क्यों हो रहा है, ये कैंसर साइकोसिस है। ये इकट्ठा करना, लाभ लाभ लाभ, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पैसा, और ज्यादा हम ऑर्गेनिक, हम केमिकल खेती करें तो हमें ज्यादा मिलेगा, पर वो ज्यादा मिलके ही तो सब कुछ हो रही है बर्बादी। तो जो व्यवसाय बन गया ना भैया, उस व्यवसाय को ही तो ठीक करना है। इसलिए तो हमारे महाराज जी और हमारे सारे संत महात्मा जो है इसके तरफ जा रहे हैं, योग की तरफ, कि भाई योग से ही हम उस गुण को पा सकेंगे। जब योग में हम पूरा पारंगत होंगे तभी हम उस मानसिक स्वास्थ्य को पा सकेंगे, और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। आदरणीय किशोर भैया का, आदरणीय डॉक्टर किशोर जी का भी हैंड रेज है, उनके भी प्रश्न बहुत, और उनका जवाब उत्तर भी बहुत अच्छे होते हैं। जी आप बात करें अशोक भैया। आपको अगर समाधान हुआ हो तो जो आपने बात बोल दिए कि व्यवसाय को ही हटाना है, बस वहीं पे ठीक होगा। धन्यवाद बहन जी। चर्चा बहुत अच्छी चल रही, और अभी हमारे भाई साहब ने जो अशोक भैया ने सवाल पूछा उसके बारे में आपने जो बात दी, उसमें सिर्फ मैं इतना जोड़ना चाहता हूँ कि ज्योतिष विद्या जो है वह प्राचीन काल से जो चल रही है वो सही है, लेकिन उसके जो दो ब्रांचेस बन गए हैं, उसका मैथमेटिकल पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। वो आज भी, पहले भी सही था, आज भी सही है कि ग्रहण कब लगेगा, ऋतु कब होंगे आदि। ये मैथमेटिकल पार्ट में कोई मतलब बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका एक हिस्सा फल ज्योतिष जो है, ये फल ज्योतिष मानने की जरूरत नहीं है। फल ज्योतिष में ही भविष्य बताए जाते हैं, वो पेपर में भी आते हैं, टीवी में भी आते हैं, और कई कई दिखाए जाते हैं। वो उसी में वास्तु संकल्पना आई है, ये दिशा में चौका चाहिए, उस दिशा में चाहिए आदि। यह सब मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब कई बार झूठा ही साबित हुआ है। और दो मैं छोटे से उदाहरण दूंगा जो हमारे रोजमर्रा के हैं, कि चार कोई भी अखबारों में अपने राशि का भविष्य देख लीजिए, वो कभी भी एक समान नहीं आएगा। और साथ ही साथ में जो फ्लैट स्कीम में लोग रहते हैं, तो फ्लैट स्कीम में जो फ्लैट जैसे भी मिलता है, जहाँ पे मिलता है, तो वहां पे कोई ये वास्तु के हिसाब से पालन होता नहीं है, जगह के हिसाब से और प्रायोरिटी के हिसाब से वहां पे होता है। हजारों लाखों लोग उसमें रहते हैं, कुछ नहीं होता है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी कई लोग रहते हैं जो वास्तु संकल्पना नहीं मानते, इसके बावजूद भी अच्छा होता है। और तीसरा जो बात है कि हम शादी ब्याह में देखते हैं, तुम कितना भी देखो, राशि देखो, कुंडली देखो, ये ज्योतिष के हिसाब से कई देखो, इसके बावजूद भी घटस्फोट होते हैं, और जो नहीं देखते उनके संसार अच्छे होते हैं। ये तीनों उदाहरणों से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि फल ज्योतिष मानने की कोई जरूरत नहीं है। फल ज्योतिष गलत है, यह विज्ञान ने साबित कर दिया है। हाँ, ज्योतिष का जो अंकगणितीय परिभाषा का पार्ट है वो सही है। धन्यवाद। बिल्कुल जी सही, डॉक्टर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपका कहना है डॉक्टर साहब ने कि बिल्कुल सही कहा। वही तो बिल्कुल यही तो सही। चल रहा है आजकल के भ्रम नहीं, पैदा करके लोगों को बा- वो जी बात भ्रमित सुनिए। करके और ये उल्टी सीधी चीजों में सब ये करवा रहे हैं, और उनको दिन भर गुमराह कर रही है पब्लिक। जी बहुत बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। इसमें फिर मैं एक बात जोड़ दूंगी कि अंक ज्योतिष, अंक गणित और फल ज्योतिष भी गलत नहीं है। उसको करने वाले, फल बताने वाले लोग गलत हो गए, फिर वही वाली व्यवसाय वाली बात आ गई है। फल ज्योतिष गलत नहीं है। मेरे पास एक नहीं, मैं आपको 5-6 उदाहरण बताऊंगी, मेरे साथ हुए, मेरे पास हैं, जो फल ज्योतिष बिल्कुल सही। तो वो जो मैंने जैसे बोला कि जो जानकार, जो उस विज्ञान को, उस विधा को उपयोग करने वाला है, उसके अनुसार काम करने वाला है, वो दिल दिमाग से शुद्ध पवित्र होना चाहिए, वो मस्तिष्क से पवित्र होना चाहिए, उसके अंदर व्यावसायिक भावना नहीं होना चाहिए। तब उसके द्वारा कहा हुआ फल 100% सही होता है। ये मेरे साथ एक नहीं, कई उदाहरण है।
कभी मौका लगा तो बता सकती हूँ। और वो फल ज्योतिष है, परंतु फल ज्योतिष आजकल इसलिए नहीं मानना है क्योंकि फल ज्योतिष बताने वाले व्यवसाय कर रहे हैं, वो फल ज्योतिष सही नहीं बता रहे, उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, उनके अंदर वो प्राण तत्व नहीं है, उनके अंदर वो आशीर्वाद नहीं है ईश्वर ने दिया हुआ, जिससे वो फल ज्योतिष सही बता सके। बाकी गलत कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, परंतु वही फिर आ जाती है बात कि व्यावसायिक दृष्टि से जब करेंगे तो हर साइंस गलत है, हर विज्ञान गलत है। और जब हम सही मानसिकता के साथ करेंगे, उस विद्या का उद्देश्य क्या है, उस विद्या के एथिक्स क्या है, उसकी नैतिक वैल्यू क्या है, वो नैतिक वैल्यू जब जान के जो व्यक्ति करेगा उसका फल भी सही होगा। और नहीं तो फिर तो सब व्यवसाय जो बन गया उसी कारण सारी गड़बड़ियां हो रही है। और इसीलिए कहने में आता है कि भाई नहीं मानो, क्योंकि जब गलत है तो फिर इसलिए नहीं मानो, तो नहीं मानना है, बात वहां है। डॉक्टर रोशनलाल भैया अपना सवाल करें। जी बहन जी, बहुत बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है। मेरा एक ही सुझाव था और निवेदन था। क्या होता है कि हम सब प्रबुद्ध लोग हैं और सब चीज़ों को जानते हैं, तो एक दिन हम किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को बुला लें जो फल ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों की अच्छाई बुराई हमको बता दें, क्योंकि निश्चित रूप से वो हमको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। क्योंकि जो अंक मतलब जो जो हमारा ज्योतिष और फल ज्योतिष दोनों में, इनमें बहुत तर्क और विवाद बहुत मतलब प्राचीन काल से चले, आदि गुरु शंकराचार्य के समय से चले आ रहे हैं। तो इसमें कई लोगों ने उसको छोड़ के फिर वापस उसमें आ गए। कर्म और ज्योतिष पे बहुत चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूँ किसी न किसी जो विद्वान व्यक्ति है उनको हम एक बार आमंत्रित कर लें और उनसे हम इस पे चर्चा करा लें, तो हमारा ज्ञान भी ठीक हो जाएगा और चीजें भी बढ़िया हो जाएगी। जी ओम, धन्यवाद। जी बहुत बहुत अच्छा सुझाव है भाई साहब, बहुत अच्छा सुझाव है। और करेंगे अपन, अगर आप लोगों के जानकारी में कोई हो तो आप उनको आमंत्रित करें। और नहीं तो मुझे भी, मैं अभी नहीं बोलती, आप लोग कुछ को जो भी कोई आपके जानकारी में हो उनको आमंत्रित करेगा। योग आहार से लेकर हम ज्योतिष तक पहुंच गए हैं और ज्योतिष कला विद्या तक हम पारंगत हो चुके हैं और पारंगत होना है। तो आगे इस सदन का निवेदन है तो इसमें भी कार्य होगा। और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कुछ अपनी आज की योगा की कक्षा पर और द्वितीय सत्र पर कमेंट देने के लिए। जी प्रणीता दीदी के भी हैंड रेज है। जी प्रणीता जी, आप अपनी बात कह लीजिए। धन्यवाद आदरणीय जी भाई साहब। बड़े अच्छी चर्चा चल रही है अपने पंचांग को लेकर के और योग को लेकर के। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूंगी कि विज्ञान एक सामान्य रूप से हम बहुत उसका तो बहुत बड़ा विस्तार है। हमारे सम्मानीय पवन जी भाई साहब उसके बारे में बहुत लंबा विषय खींच सकते हैं। ऐसे अनेक प्रबुद्ध विद्वान लोग हैं अपने योगाहार मंच पर। और हम सिंपल सी बात है समझना चाहेंगे धातुओं के बारे में कि पूर्व से लेकर आज हमारे यहाँ पे कांसे का पात्र और तांबे के पात्र की हम बात करेंगे। तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो ऐसे ही पात्रों का उपयोग भोजन में करते थे। वीर सावरकर जी थे, वो इन चीजों को पालन करते थे। अंग्रेजों ने जाना कि इनका सब रहस्य क्या है, इतने ये विद्वान बलवान क्यों हैं, तो उन्होंने सारी जो दिनचर्या उस पर ध्यान दिया। उनका नजरिया फिर भोजन पर गया, दिनचर्या पर गया, खान पान पर गया, रहन सहन पर गया और पात्र पर गया। तो वीर सावरकर जी को जब उन्होंने काले पानी की सजा दी तो कहा जाता है कि उनको कलाई के पात्र में भोजन दिया, ताकि कलाई के पात्र के बारे में हम जानेंगे तो सिंपल सी एक बात है, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। निगेटिव एनर्जी एक नकारात्मक धातु है वो, तो उससे हमारे शरीर को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो पात्र से नहीं मिल रहे थे। जानने का मतलब यही कि वही विज्ञान है, उन्होंने उस विज्ञान की तह तक गए, जानकारी के तह तक गए कि इन धातुओं का महत्व क्या है हिंदू समाज में, सनातन धर्म में। दूसरी बात, हम पंचांग की बात कहेंगे तो हमने कोरोना के समय में देखा, योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा जी बोलते हैं कि कर्म प्रधान है। हम कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा।
अगर हम पंचांग के तरफ कोरोना में जाते तो पंचांग से ठीक नहीं होते, लेकिन हमारे आचार्य बालकृष्ण महाराज जी ने कहा कि जड़ी बूटी से हम ठीक हो सकते हैं, कर्म से योग ठीक हो सकते हैं, योग से ठीक हो सकते हैं, और विश्व के लोग, भारत के लोग के अतिरिक्त विश्व के लोग योग तरफ गए, आयुर्वेद तरफ गए, और 100% उसमें हमें फल मिला। ये विज्ञान है, यही हमारी सच्चाई है। अगर हम बहुत ज्यादा फल की तरफ जाएंगे, पंचांग की तरफ जाएंगे, उसका हम खंडन नहीं करते, सम्मान करते हैं। सभी चीजें कहीं ना कहीं हमारे धर्म से, सनातन से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन कर्म प्रधान है। योग में सब कुछ है, आयुर्वेद में सब कुछ है, यही मैं कहूंगी। धन्यवाद। बहुत वंदे महत्वपूर्ण मातरम। बातें प्रणीता ताई, और कर्म पर ही बहुत ये भी आपकी अच्छी सोच है और ऐसे विचार रखने चाहिए, ना कि हमें ज्योतिष विद्या का भी उसका उपयोग कम करना है। और इसीलिए मैं आगे आदरणीय पवन कुमार सर, आप सादर आमंत्रित है और आपका विषय बहुत अच्छा है। आपको फिर एक बार फिर से बुलाया जाएगा सदन में, आप अपने विचार रखिए। और मैं पवन सर से निवेदन करती हूँ। जी जी, धन्यवाद सभी को। ओम प्रणाम। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर कुसुम जी का अभिनंदन करते हुए, और आज के योग शिक्षक का भी अभिनंदन कि आज बहुत नई चीजों पर प्रकाश डाला गया दोनों सत्रों में, और नए तरह से हमारे सोच में और उससे निकली हुई ऊर्जा का जो है ना, संचार देखने को मिला है। तो मेरा भी यही मानना है कि ये जो हमारी जो ताकत है वो सनातन धर्म की और सनातन संस्कृति की वजह से है। और संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें सब चीजें आ जाती हैं, सब चीजों का इंटीग्रेशन भी हो जाता है। और सब चीजें जब ये इंटीग्रेट होके चलती हैं और हम प्रकृति के साथ मिलकर के चलते हैं, तो बहुत सारी उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, देखने को मिलता है। हमारे सबसे पहले विचारों में, और ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जिसके लिए आज हमारी योग शिक्षिका ने भी बताया था कि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर किस प्रकार से प्रवाहित करने का प्रयास करें और उस ऊर्जा से अपने आप को मिलाने का प्रयास करें। तो ये मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें आज योग सत्र में भी हुई हैं, आज के मुख्य अतिथि के द्वारा भी बताई गई हैं। और निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं, जिसका कि जब हम अपने आप को उस ऊर्जा के साथ नहीं जोड़ते हैं और अपने ध्यान को इधर-उधर विचलित होते हैं, तो हम विकल्प ढूँढते हैं कि इसका विकल्प क्या है, उसके पीछे फिर हम दूसरे तरह से जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो डरा कर के भी कहते हैं कि ये ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ग्रह की अगर आपने शांति नहीं की तो ऐसा होने वाला है। ऐसा आपने अगर मोती नहीं पहना तो ऐसा हो जाएगा। तो उस चीज़ से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या हुआ, ध्यान हमारा एकाग्र चित्त नहीं हुआ, ध्यान विचलित है, और अपनी जो हमारी मुख्य जो ऊर्जा स्रोत है, उससे हम हट करके दूसरे ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा को लेने का प्रयास कर रहे हैं। और तो इसका तो परिणाम उसके दूसरे तरीके से ही आएँगे। और जो ज़्यादा पैसा कमाने का सोचते हैं, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपना काम उसमें से कर जाते हैं। तो ये तो मेरे अपने कुछ विचार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पर कि अपने ऊर्जा का संचय कैसे किया जाए, ऊर्जा के जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, उसके साथ हम कैसे कनेक्ट रहें, निरंतर बने रहें, इसके ऊपर भी हमारा मार्गदर्शन होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी भी जो चीज़ें हैं, जैसे अब अ, हम बाकी ज्योतिष की और बाकी सब चीज़ों की बात करते हैं, तो उसमें भी जो चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उसको नहीं करना है, लेकिन उसका भी तो हमें विभाजन करने का तरीका आना चाहिए, उसको समझ तो विकसित होनी ही चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ें हमें ऊपर नहीं ले जाएँगी, हमें नीचे ले जाएँगी। तो इस विषय पर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पर हम चर्चा करें, और किसी योग्य जो व्यक्ति हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम अपने आप को सही दिशा में ले जाते हुए आगे इसको अपने अपने कार्यों को और अपने जीवन को प्रशस्त कर पाएँगे। मैं इतना कह के आज के दोनों योग शिक्षक और योग मुख्य वक्ता दोनों का अभिनंदन करते हुए
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आपने अपने विचार रखे। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखकर सबका आभार कराने का कष्ट करें। जी आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बहन जी, आ रही है जी, आ रही है। जी धन्यवाद। नहीं तो फिर मुझे